प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम समझेंगे कि वर्गमूलों से संबंधित सर्वसमीकाएं किस तरह से होती हैं और इनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है b बराबर a का nवां मूल। क्या लिखा है? b बराबर a का nवां मूल। यहाँ पर n एक धनात्मक पूर्णांक है और a बड़ा है 0 से और यह a जो है एक वास्तविक संख्या है। जब ऐसा लिखा होता है, कैसा लिखा होता है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तब हम कहते हैं कि b जो है, ये b जो है a का nवां मूल है। कैसा मूल है? nवां मूल है। अर्थात nवां मूल कहने का आशय क्या है कि b को b से ही n बार गुणा करने से हमें मान a प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? a के बराबर मान हमें प्राप्त होता है और इसी को हम कहते हैं कि b की घात n बराबर a। यहां पर क्या होता है? b हमेशा 0 से बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है 0 से। और ये जो चिन्ह हम उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हम करणीय चिन्ह कहते हैं। क्या चिन्ह कहते हैं? करणीय चिन्ह कहते हैं। इस तरह से आप प्रयोग करते हैं गणित में, इसको हम करणीय चिन्ह कहते हैं। अभी हमने जो देखा b की घात n बराबर a, इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है 4 का मूल 2। 4 का मूल 2 कितना होता है? 4 का मूल 2 अर्थात हमें ऐसी संख्या लेना है यहाँ पर जिसका उसी में गुणा करने पर मान कितना प्राप्त होता है? 4। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 2। यहाँ लिखा भी है कि यहाँ पर 2 को 2 से ही गुणा करने पर मान जो है 4 प्राप्त होता है और इसको हम लिखते हैं 2 का वर्ग बराबर 4, अर्थात 2 की घात 2 बराबर 4। जब घात 2 लगी होती है तो हम उसको वर्ग के रूप में पढ़ते हैं। अगला उदाहरण है 8 का मूल 3, अर्थात इसको हम घनमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। जब मूल 3 होता है तो उसको घनमूल कहते हैं और जब मूल 2 होता है तब उसको हम वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल कहते हैं। अब देखिए यहां पर 8 का मूल 3 का मान कितना है? 2। क्यों है? क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 करने पर हमें जो मान है वो 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 8। और इसको हम लिखते हैं 2 की घात 3 या 2 का घन बराबर 8। अगला उदाहरण है 243 का मूल 5। यहां पर देखिए हमें 243 का मूल 5 प्राप्त करना है, तो हमें ऐसी संख्या लेना पड़ेगा जिसका उसी में 5 बार गुणा करने पर संख्या जो है 243 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह 243 है और इसको हम लिखते हैं 3 की घात 5 बराबर 243। अभी हमने देखा कि घात को हम किस तरह से लिखते हैं और घातांकों को किस तरह से लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्गमूलों से संबंधित सर्वसमीकाएं कौन कौन सी होती हैं। वर्गमूलों से संबंधित सर्वसमीकाएं समझने के लिए हमें सबसे पहले सर्वसमीका का आशय जानना होगा। सर्वसमीका क्या होती है? देखिए मैं आपको बता देता हूं। गणितीय सर्वसमीका ऐसी समता यानी इक्वालिटी को कहते हैं। ऐसी समता, इक्वालिटी यानी कि बराबर से आशा है यहाँ पर, जो उसमें निहित अर्थात आए हुए सभी चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। कैसा हो? सभी चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। जैसे यहाँ पर एक सर्वसमीका लिखी हुई है, वर्गमूल के अंदर ए बी है और इसके बराबर वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी होता है। यदि हम ए और बी के स्थान पर कोई भी संख्या रख दें तो दोनों ही पक्ष हमेशा बराबर होंगे और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि यह एक सर्वसमीका है। तो इस प्रकार से यह भी एक सर्वसमीका है, क्योंकि हम यहाँ पर यदि a और b का मान कोई भी संख्या रख दें तो दोनों ही पक्ष हमेशा बराबर होते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि a और b दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी हैं? धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तब ये पहली सर्वसमीका, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वर्गमूल ए बी यानी कि ये वर्गमूल के अंदर a और b का गुणा है, इसके बराबर होगा वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b। अगली सर्वसमीका है यदि वर्गमूल के अंदर
दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों और एक का दूसरी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, तब उस स्थिति में ये वर्गमूल जो है अंश में भी लगता है और हर में भी लगता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं ए की जगह 4 ले लेते हैं और बी की जगह 2 ले लेते हैं और इसका हम वर्गमूल करते हैं, तो ये जो है इसका मान वर्गमूल 4 बटे वर्गमूल 2 होगा। इस सर्व समीकरण से ये इसका मान वर्गमूल 4 बटे वर्गमूल 2 होगा और इसके बराबर हो जाएगा वर्गमूल 4 का मान 2 और बटे करनी 2, ये इसका मान आएगा। अगली सर्व समीकरण है वर्गमूल a धन वर्गमूल b गुणा वर्गमूल a ऋण वर्गमूल b बराबर होता है a ऋण b के। देखिए कैसे होता है, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा a, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्राप्त होगा, ये यहाँ ऋण है तो ऋण वर्गमूल ए बी प्राप्त होगा, फिर यहाँ धन का चिन्ह है, ये हो जाएगा वर्गमूल ए बी और धन और ऋण ऋण और ये हो जाएगा b। तो इस तरह से ये दोनों कट जाएंगे और अंतिम जो मान प्राप्त होगा हमें a ऋण b प्राप्त होगा। अगली सर्व समीकरण है a धन वर्गमूल b गुणा a ऋण वर्गमूल b, इसके बराबर होता है a का वर्ग ऋण b। ये कैसे हुआ, देखिए इसका गुणा इस a का गुणा हम इससे करते हैं तो a का वर्ग प्राप्त होता है और इसका गुणा फिर इस वर्गमूल b से करेंगे और चिन्ह कौन सा लगेगा, ये ऋण ऋण a वर्गमूल b और फिर इसके बाद ये दोनों का गुणा करेंगे धन a वर्गमूल b और धन और ऋण का ऋण और वर्गमूल b गुणा वर्गमूल b बराबर हो जाएगा b के। तो ये दोनों कट जाएंगे और जो अंतिम परिणाम प्राप्त होगा हमें वो a का वर्ग ऋण b प्राप्त होगा। अगली सर्व समीकरण देखिए वर्गमूल a धन वर्गमूल b गुणा वर्गमूल c धन वर्गमूल d बराबर होता है, ये लिखा हुआ है, कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो रही है, फिर इसके बाद इसका गुणा हम वर्गमूल d में करते हैं तो वर्गमूल ad, फिर इसके बाद वर्गमूल b और वर्गमूल c का गुणा करेंगे तो वर्गमूल bc और वर्गमूल b और वर्गमूल d का गुणा करेंगे तो वर्गमूल bd। अगली सर्व समीकरण है वर्गमूल a धन वर्गमूल b इसका पूर्ण वर्ग, इसके बराबर ये संख्या प्राप्त हमें होती है। तो इस प्रकार से हमने इतनी सर्व समीकरणों को देखा। अब इनके उदाहरण हम समझेंगे और वो उदाहरण हम सरलीकरण के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सरलीकरण क्या होता है। सरलीकरण का आशय है सरल करना। क्या करना, सरल करना। व्यंजक को परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के योग के रूप में लिखना होता है। कैसा लिखना होता है, कोई व्यंजक दिया है तो उसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग के रूप में हमें लिखना होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है 5 धन करनी 7 गुणा 2 धन करनी 5। इसको हम सरल करते हैं। देखिए इस 5 का इस 2 के साथ गुणा हो रहा है, इसके बाद ये धन धन गुणा धन कितना होता है, धन होता है 5 करनी 5, धन करनी 7 गुणा 2, ये हमने लिख दिया, और इसके बाद धन और धन का गुणा धन और इस करनी 7 का गुणा करनी 5 के साथ। तो इस तरह से ये संख्या प्राप्त हुई। अब और सरल करते हैं तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 करनी 5, 2 करनी 7, और हमने अभी देखा कि a वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b बराबर वर्गमूल a b होता है। तो इस सर्व समीकरण से हम दोनों को एक साथ रख देंगे तो यहाँ पर हमें 35 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सरलीकरण के बाद जो संख्या प्राप्त होती है या व्यंजक प्राप्त होता है वह ये हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अलग अलग लिखा है। देखिए ये परिमेय संख्या है, इसके बाद इस तरह से हमने लिखा 5 करनी 5, फिर 2 करनी 7, और फिर अंत में इस संख्या को हमने लिखा। तो इसी क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, सरलीकरण कहलाता है। अगला उदाहरण है 5 धन करनी 5 गुणा 5 ऋण करनी 5। इसमें कैसे सरल करेंगे,
5 का गुणा 5 से हमने कर दिया, इसका इससे कर दिया, फिर इसका हम इससे करेंगे तो, और 5 करनी 5, इसके पश्चात ये धन और धन धन बन जाएंगे, और 5 करनी 5 यहाँ भी आएगा, और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, और करनी 5 का गुणा करनी 5 से। इसके बाद आगे सरल करने पर 5 गुणा 5 25, और ऋण 5 करनी 5 ये प्राप्त हो गया, फिर ये धन 5 करनी 5 और ऋण 25 ये प्राप्त हो गया। फिर और सरल करते हैं तो 25 ऋण 5 करनी 5 धन 5 करनी 5 ऋण 25, और सरल करने पर 25 ऋण ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऋण और यहाँ पर धन है, और ऋण वर्गमूल 25, यहाँ इसका मान 25 और वर्गमूल 25 का मान 5, तो 25 ऋण 5, इस तरह से ये हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो 20 है, और यही इसका सरलीकरण रूप है। अब देखिए हमने इतना लंबी प्रक्रिया यहाँ पर किया, यहाँ पर सर्व समीका का उपयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 5 और b बराबर हो जाएगा करनी 5। हम जानते हैं कि a धन करनी b गुणा a ऋण करनी b बराबर कितना होता है, a का वर्ग ऋण करनी b का वर्ग के। तो इस सर्व समीका को लगाने पर क्या होगा, a का वर्ग यानी 5 का वर्ग ऋण करनी 5 का वर्ग, 5 25 और करनी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5, तो बराबर 20। इस तरह से सर्व समीकाओं के प्रयोग से क्या होता है, सरलीकरण आसान हो जाता है और तीव्र होता है। तो छात्रों आज हमने देखा कि वर्गमूल से संबंधित सर्व समीकाएं कौन कौन सी होती हैं, और ये भी देखा कि सर्व समीकाओं के प्रयोग से गणना करने में कितनी आसानी होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।